खुशी अपनी शादी के बाद अपने पति के साथ ससुराल पहुंची। उसके परिवार में सिर्फ वह खुद, उसका पति और उसकी सास ही थी। खुशी का मायका भी पास वाले गांव में ही था। मायका और ससुराल दोनों ही आसपास के गांव में थे, इसलिए खुशी अक्सर अपने मायके का चक्कर लगाती रहती। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन महीना बीतते बीतते उसकी सास की आंखों में खुशी खटकने लगी। वह खुशी को कहती कि हर दूसरे दिन तुम्हारा मायके जाना ठीक नहीं है। अगर तुम ऐसे ही हर दूसरे दिन मायके जाती रहोगी तो तुम्हारे पति का और मेरा ख्याल कौन रखेगा। समय बीतने के साथ साथ सास बहू के संबंध सुधरने की बजाय और भी बिगड़ने लगे। खुशी अपने मायके जाने की आदत से बाज नहीं आ रही थी और सासू माँ उसे हर बात पर टोकने से नहीं मानती थी। एक दिन तो नौबत मारपीट तक आ गई। पति घर पर नहीं था। सास बहू में खूब हाथापाई हो गई। जब पड़ोसियों ने आकर बीच बचाव किया तब कहीं जाकर मामला शांत हुआ। गुस्से में आकर खुशी अपने मायके चली गई। उसने सोच लिया था कि अब जो भी हो जाए वह अपनी सास से बदला लेकर ही रहेगी, और यही सोचकर वह अपने मायके के गांव में एक वैद्य के पास पहुंची। खुशी ने वैद्य जी से कहा, वैद्य जी, मैं अपनी सास से बहुत परेशान हूँ। मैं जो भी काम करती हूँ उसे वह अच्छा ही नहीं लगता। मेरे हर काम में कमी निकालना और मुझे ताने मारना, बस यही उसे आता है। खुशी ने बोलना जारी रखा, वैद्य जी, आप किसी भी तरह मुझे उस चुड़ैल जैसी सास से छुटकारा दिलवा दो। खुशी बहुत गुस्से में थी। वैद्य जी बोले, बेटी, क्योंकि तुम्हारे पिता मेरे बहुत ही करीबी भी और बहुत ही खास दोस्त भी थे, इसलिए मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा, पर तुम्हें एक बात का खास ध्यान रखना होगा। मैं जैसा कहूँगा ठीक वैसा ही करना, वरना तुम मुसीबत में फंस जाओगी। खुशी बोली, ठीक है वैद्य जी, जैसा आप बताएंगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगी, बिना किसी गलती के। आप तो बस मुझे उपाय बताइए जल्दी से। वैद्य जी अंदर गए और कुछ देर बाद जड़ी बूटियों का एक डिब्बा लेकर वापस आए और खुशी के हाथ में वह डिब्बा थमाते हुए बोले, सुन खुशी, तू अपनी सास को मारने के लिए किसी तेज जहर का इस्तेमाल नहीं कर सकती, क्योंकि उससे सारा शक तेरे ऊपर जाएगा और तुम पकड़ी जाओगी। यह डिब्बा लो, इसके अंदर कुछ ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो धीरे धीरे इंसान के अंदर जहर पैदा करती हैं और 7-8 महीने में उसकी मौत हो जाती है। वैद्य जी ने आगे बोला, अगर तुम हर रोज अपनी सास के लिए कुछ ना कुछ पकवान बनाकर उसमें चुपके से यह जड़ी बूटी मिला दो तो तुम्हें मुसीबत से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, इस दौरान तुम्हें अपनी सास से अच्छी तरह पेश आना है, उसकी हर बात को मानना है, ताकि मौत के बाद किसी का शक तुम पर न जाए। जाओ, अब तुम अपनी ससुराल में वापस जाओ और ताकत से अच्छा व्यवहार करो। वैद्य जी ने अपनी बात पूरी कर दी। खुशी खुशी अपने ससुराल लौट गई। खुशी ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा वैद्य जी ने कहा था। अब वह अपनी सास की हर बात मानने लगी। रोज उनके लिए नए नए पकवान बनाती और उसमें वैद्य जी की दी हुई जड़ी बूटियों को मिला देती। जब कभी उसे गुस्सा भी आता तो वैद्य जी की बात को ध्यान में रखकर वह अपने गुस्से पर काबू कर लेती। 6 महीने बीत गए और घर का माहौल बिल्कुल बदल गया। जो सास पहले बहू की बुराई करते नहीं थकती थी, अब वह घर घर घूमकर खुशी की ही तारीफ करती रहती थी। इधर खुशी भी अपने अच्छे होने का नाटक करते करते सचमुच में ही बदलने लगी थी। उसे अपनी सास में अब अपनी मां नजर आने लगी थी। घर का माहौल इतना शांत और इतना खुशनुमा हो चुका था कि पूरा परिवार सुख के साथ रहने लगा।
अब खुशी को अपनी सास की मौत का डर सताने लगा। एक दिन वह बहाना बनाकर अपने मायके गई और सीधा वैद्य जी के पास पहुंची। खुशी ने कहा, वैद्य जी, मेरी मदद कीजिए। अब मैं अपनी सास को मारना नहीं चाहती। वह तो एकदम बदल गई हैं और मुझे बहुत ही प्यार करने लगी हैं। मैं भी उनमें अपनी सास नहीं बल्कि अपनी माँ को ही देखने लगी हूँ। यह बोलते बोलते खुशी रोने लगी। खुशी ने आगे कहा, वैद्य जी, कुछ भी करके उस जहर का कोई काट मुझे दीजिए, जिससे कि वह जहर का असर खत्म हो जाए और मेरी सास की मौत न हो। वैद्य जी बोले, बेटी, चिंता की कोई बात नहीं है। दरअसल मैंने तुम्हें कभी जहर दिया ही नहीं था। उस डिब्बे में तो बस साधारण सी जड़ी बूटियां ही थी, जिसका कोई बुरा असर नहीं था। जहर तो बस तुम्हारे नज़रिए में था, लेकिन मैं खुश हूँ कि तुमने अपनी सास की सेवा की और उन्हें जो प्यार दिया उससे वह जहर खत्म हो गया। खुशी वैद्य जी की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और वापस अपने परिवार के साथ बहुत ही खुशहाली से रहने लगी।